नमस्कार मित्रों। ये जानने के बाद कि पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स से इंसुलिन का सिक्रीशन किस प्रकार से होता है, आइए आज हम ये समझते हैं कि सल्फोनिलयूरियाज किस प्रकार से आर्टिफिशियली बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट कराते हैं और ये सल्फोनिलयूरियाज का मैकेनिज्म क्या है और इनके रिसेप्टर्स किस प्रकार के हैं। यह तो हम जान ही चुके हैं कि पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में जब ग्लूकोज एंटर होता है तो वह इंसुलिन सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स का डीग्रेनुलेशन करा के इंसुलिन रिलीज कराता है। वास्तव में इस डीग्रेनुलेशन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसके लिए कैल्शियम चैनल्स ओपन होती हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम अंदर प्रवेश करके डीग्रेनुलेशन कराता है। क्योंकि यह कैल्शियम चैनल वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल है, इसके लिए आवश्यक है कि पैंक्रियाटिक बीटा सेल मेम्ब्रेन पे ये पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो, यह वोल्टेज ऑपरेटेड कैल्शियम चैनल्स को खोल सके और यह पोलराइजेशन का काम पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करके होता है। पोटेशियम चैनल्स ब्लॉक होने से मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन बदल जाता है, वह वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स को खोल देती है। परंतु अगला स्टेप, यह पोटेशियम चैनल ब्लॉक कैसे हो। कैल्शियम चैनल्स तो वोल्टेज डिपेंडेंट है, लेकिन पोटेशियम चैनल्स ये एटीपी डिपेंडेंट है। जब एटीपी इनसे कंबाइन करता है तो ये ब्लॉक होती है और एटीपी को उत्पन्न करने के लिए यह ग्लूकोज का सहारा लेती है। जब ग्लूकोज सेल के अंदर आता है, मेटाबोलाइज होके एटीपी उत्पन्न करता है, यह एटीपी सेल को जाकर ब्लॉक कर देता है। तो यह तो है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अब इसमें सल्फोनिलयूरियाज कहाँ है। वास्तव में सल्फोनिलयूरियाज इस पोटेशियम चैनल पे डायरेक्टली काम करती है। जो पोटेशियम चैनल्स अभी तक ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म से उत्पन्न एटीपी के द्वारा ब्लॉक की जा रही थी, वह पोटेशियम चैनल्स सल्फोनिलयूरिया रिसेप्टर्स जो कि इन पे लगे होते हैं, उन पर सल्फोनिलयूरियाज कंबाइन होके इनको डायरेक्टली ब्लॉक कर देते हैं। तो इस प्रकार से यह ग्लूकोज मीडिएटेड पोटेशियम चैनल ब्लॉकेट का ये जितना पार्ट है, यह वह इसको बाईपास करके और सीधे सीधे सल्फोनिलयूरियाज पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके कैल्शियम चैनल को ओपन करके और कैल्शियम से डिग्रेनुलेशन करा देती है। अब समझते हैं ये सल्फोनिलयूरिया रिसेप्टर्स किस प्रकार के होते हैं। वास्तव में हम ये तो जान चुके हैं कि पोटेशियम चैनल्स से लगे हुए होते हैं। पोटेशियम चैनल्स वास्तव में एक टेट्रामेरिक प्रोटीन है जिसमें 4 पार्ट्स हैं, मोनोमर 1, 2, 3 और 4। ये चारों मोनोमर्स एक दूसरे से कंबाइन होकर यह टेट्रामर बनाते हैं, जिनके बीच की जो ये होलो स्पेस है, इसी के थ्रू पोटेशियम आयन अंदर और बाहर आता जाता है। अब ये जो पोटेशियम चैनल्स के चारों मोनोमर हैं, जिन्हें KIR6.2 कहा जाता है, ये पोटेशियम मोनोमर्स चैनल के मोनोमर्स से ही लगे हुए सल्फोनिलयूरिया रिसेप्टर्स होते हैं। यह सल्फोनिलयूरिया रिसेप्टर्स अपनी प्रेजेंस के अनुसार और माइनर कंपोजिशनल डिफरेंस के अनुसार 3 प्रकार के हो सकते हैं। सल्फोनिलयूरिया 1, रिसेप्टर 1, जो कि बीटा सेल्स में होते हैं और ब्रेन में भी मिलते हैं और यह बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट कराने में हेल्प करते हैं। परंतु थोड़े से डिफरेंट इनसे सल्फोनिलयूरिया रिसेप्टर 2, यह मायोकार्डियम में और 2A मायोकार्डियम में और 2B वेस्कुलर स्मूथ मसल में होते हैं। अब जब सल्फोनिलयूरिया इस सल्फोनिलयूरिया रिसेप्टर 1 पे काम करता है तो काफी संभावना है वह 2A और 2B पर भी कार्य करके और इनको ब्लॉक करे। तो इस प्रकार से एक यह संभावना बनी हुई है कि सल्फोनिलयूरियाज जैसे बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, वैसे ही ये मायोकार्डियम की प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकते हैं और वेस्कुलर स्मूथ मसल की प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकते हैं। इसके कारण से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सर्वप्रथम समझते हैं मायोकार्डियल पोटेशियम एटीपी चैनल्स की क्या विशेषता होती है। देखिए, ये चैनल्स मायोकार्डियम पे बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं। हम जानते हैं मायोकार्डियम पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयंस के लिए बहुत सेंसिटिव है और इनमें माइनर डिफरेंसेस भी मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। वास्तव में ये पोटेशियम एटीपी चैनल्स मायोकार्डियम में नॉर्मली क्लोज रहती है, लेकिन जब कोई मेटाबॉलिक इंसल्ट या इस्केमिक इंसर्ट होती है, तब ये चैनल्स ओपन हो जाती हैं। अब पोटेशियम चैनल जब ओपन हुई तो पोटेशियम इफ्लक्स हो गया, इससे मेम्ब्रेन का डिपोलराइजेशन चेंज हो गया। अब जब पोलराइजेशन इसका बदल गया, इसकी वोल्टेज बदल गई मेम्ब्रेन पे,
तो उसके कारण से कार्डियक एक्शन पोटेंशियल वह भी कम हो जाता है। पोटेशियम बाहर चला गया तो जो डिपोलराइजेशन हो रहा था वह नीचे आ गया, तो इससे कार्डियक एक्शन पोटेंशियल कम हो जाता है। कैल्शियम इफ्लक्स कम हो जाता है। कैल्शियम इफ्लक्स और एक्शन पोटेंशियल कम होने से जो कार्डियक मसल है उसकी एक्साइटेबिलिटी और उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी यह दोनों घट जाती हैं। इससे मायोकार्डियम की एक्साइटेबिलिटी भी कम हो गई, मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम हो गई और उससे एटीपी कंजम्पशन कम हो जाता है। तो यह तो प्रारंभ में तो हुआ ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जिससे कि वह उससे बचा सके। प्रॉब्लम क्या होती है? इस प्रोसेस को कहते हैं इस्केमिक प्री कंडीशनिंग। नॉर्मली जब मेटाबॉलिक इंसल्ट होती है तो पोटेशियम चैनल्स ओपन होके और यह कॉन्ट्रैक्टिलिटी और एटीपी कंजम्पशन कम करा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब एक एपिसोड इस्कीमिया का हुआ, ब्रीफ इस्केमिक एपिसोड, तो उसके बाद वह नेक्स्ट इस्केमिक एपिसोड के लिए मायोकार्डियम को प्रिपेयर कर देता है। ये जो पोटेशियम एटीपी चैनल्स हैं ये इस्केमिक प्री कंडीशनिंग का काम करती है। Previous brief ischemic event results in subsequent protection against the subsequent event. पहला इवेंट हुआ, उसने पोटेशियम चैनल्स को प्राइम कर दिया जिसके कारण से वो ओपन हो गई और उन्होंने मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम कर दी, उसका एटीपी कंजम्पशन भी कम कर दिया, जिससे जब नेक्स्ट एपिसोड हो तब उसको फेवरेबली रिस्पॉन्ड कर पाए। लेकिन जब हमारा नॉर्मली एक इनफाक्ट इतना बड़ा सपोज हो रहा था विदाउट इस्केमिक प्रीकंडीशनिंग के, पोटेशियम चैनल्स के खुल जाने से इनफाक्ट साइज छोटा रह जाता है, मायोकार्डियम का डैमेज कम होता है। लेकिन यदि यह मायोकार्डियल सल्फोनीलूरिया रिसेप्टर्स जो टाइप 2A के होते हैं इनको सल्फोनीलूरिया से ब्लॉक कर दिया जाए, तब क्या होगा? ब्लॉक करने से इस्केमिक प्रीकंडीशनिंग की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। इससे सल्फोनीलूरिया इंड्यूस्ड मायोकार्डियल डैमेज बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से यह एक हमेशा एक रिस्क बना रहता है कि मायोकार्डियम पर उपस्थित जो सल्फोनीलूरिया टाइप 2A रिसेप्टर्स हैं, यदि सल्फोनीलूरिया उससे कंबाइन करेंगे तो इस्केमिक प्रीकंडीशनिंग को ब्लॉक करके और इस्केमिक इवेंट को बढ़ा सकते हैं। तो वास्तव में ये देखा गया कि जो सल्फोनीलूरियास हैं ये अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं इनमें। जो प्रीवियस सल्फोनीलूरिया थी जैसे टॉलब्यूटामाइड और करंट सल्फोनीलूरिया जैसे ग्लिमिपेराइड, इनकी एक बड़ी विशेष प्रॉपर्टी है कि इनका सल्फोनीलूरिया से कांटेक्ट बहुत ब्रीफ होता है। जस्ट दे कम देयर, दे ज्वाइन एंड दे स्टिमुलेट बीटा सेल एंड लीव इट। तो वहां पे वह ज्यादा देर तक परसिस्टली कंबाइन नहीं रहती, जस्ट किस एंड गो। और ग्लिबिनक्लामाइड इसके ऑपोजिट जाती है, सल्फोनीलूरिया से बहुत स्ट्रांगली कंबाइन करती है, उससे देर तक स्टिमुलेट करती रहती है। तो इस प्रकार से टॉलब्यूटामाइड और ग्लिमिपेराइड यह सल्फोनीलूरिया टाइप 2A रिसेप्टर पे भी, कार्डियक मायोसाइट पे उपस्थित रिसेप्टर पे भी ब्रीफ इफेक्ट रखेंगी केवल। ऑन द कॉन्ट्रेरी ग्लिबिनक्लामाइड उस पे एक स्ट्रॉन्ग और प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट रखेगी, तो जिसके कारण से ये देखा जाता है कि ग्लिबिनक्लामाइड से इस्केमिक प्रीकंडीशनिंग की प्रॉपर्टी थोड़ी ब्लॉक होती है, जबकि टॉलब्यूटामाइड और ग्लिमिपेराइड से यह प्रॉपर्टी ब्लॉक नहीं होती। तो मित्रों इस प्रकार से हमने समझा कि सल्फोनीलूरियाज अपने सल्फोनीलूरिया रिसेप्टर्स से कंबाइन होकर बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और उससे इंसुलिन रिलीज कराते हैं। यह सल्फोनीलूरिया रिसेप्टर्स वास्तव में पोटेशियम चैनल से लगे होते हैं, उसी का एक पार्ट होते हैं। यह सल्फोनीलूरिया रिसेप्टर्स कार्डियक मायोसाइट पर और वेस्कुलर स्मूथ मसल पे भी हो सकते हैं। जब यह इनसे कंबाइन करते हैं सल्फोनीलूरियाज, तब कार्डियक मसल में ये इस्केमिक प्रीकंडीशनिंग को ब्लॉक कर सकते हैं और वेस्कुलर मसल में वेसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाकर एथेरोस्क्लेरोसिस और इस्केमिक इवेंट को और बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार बेहतर है कि हम वह सल्फोनीलूरियाज प्रयोग में लाएं जो कार्डियक और वेस्कुलर मसल्स पे उपस्थित सल्फोनीलूरिया रिसेप्टर से कंबाइन ना करे और इस प्रकार से इस्केमिक प्रीकंडीशनिंग की बेनिफिशियल प्रॉपर्टी को हैम्पर ना करे। तो सल्फोनीलूरियास के इस प्रक्रिया को जानने से हमें इनकी डिटेल्स के विषय में जो जानकारी मिलती है वह हमें एक बेहतर कंपाउंड को तलाशने में मदद करती है। धन्यवाद।